हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU कॉन्सेप्ट में। और मैं हूँ श्रेया राज। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक इंग्लिश ग्रामर की। चूँकि आपको मैं कल आर्टिकल पढ़ा दी थी, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या है, ये आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, etc। यानी कि इसमें हम अगर लिख दें कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट shows the relationship between noun और pronoun। इसका मतलब हो गया, देखिए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को दर्शाता है। यानी कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध को बनाता है। जैसे देखिए प्रीपोजिशन में आ गया मैं, में, पर, अंदर, बाहर। तो इस तरह के जो सेंस होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि देखिए आप यदि कहेंगे कि वह छत पर बैठा है या फिर वह मेरे कमरे में बैठा है। अगर मान लीजिए यहाँ प्रीपोजिशन में नहीं रहता कि वह मेरे कमरे में बैठा है, प्रीपोजिशन में नहीं रहता, तो आप क्या बोलते, वह मेरे कमरे बैठा है, वह छत बैठा है। क्या ये सेंस सही है, ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन बहुत टाइप के होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जिसके अलग अलग अर्थ हैं, जिसके अलग अलग यूज है। तो हम कुछ ऐसे प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे भी जाते हैं। तो यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, अब हम प्रीपोजिशन के यूज को पढ़ेंगे। तो देखिए इनका एक ग्रुप होता है, जिसमें कि 2 या 3 या 4 प्रीपोजिशन एक जैसे होते हैं, जिनके हिंदी अर्थ एक होते हैं, लेकिन उसका जो यूज होता है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टाइप्स होता है। तो उन सबको हम देखेंगे बारी बारी से। देखिए ग्रुप्स है, तो सबसे पहला ग्रुप है इन और इनटू। और इन दोनों का मतलब होता है में। इन दोनों का क्या मतलब होता है? में। इन दोनों का मतलब होता है में। अब देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इनका जो उपयोग करते हैं, इनका यूज करते हैं, वो करते हैं स्थिरता में, यानी कि स्टेबल में। आप कह सकते हैं कि इनका जो यूज होता है वो होता है स्थिरता के लिए, इनका यूज होता है स्थिरता के लिए। जबकि इनटू का जो अर्थ होता है, इनटू का अर्थ होता है कि गति के लिए, जिसे आप गति कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं, तो गति के लिए यूज होता है इनटू का। अब देखिए कैसे हम इसे समझेंगे, तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वह इंडिया में रहती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि वह इंडिया में रहती है, शी लिव्स इन इंडिया। तो इसका मतलब है वो इंडिया में रहती है, यानी कि वो इंडिया के अंदर है, वो स्थिर है अपने घर में, जहाँ भी है, जो कुछ भी काम कर रही है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इंडिया में है, ऐसा यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह अपने कमरे में है, शी इज इन हर रूम, वो अपने कमरे में है, तो वो अपने कमरे के अंदर है, कमरे में ही है, बैठी हुई है, खड़ी है, कुछ भी कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो इससे मतलब नहीं, बस ये मतलब है कि वो अपने कमरे में है या वो अपने इंडिया में रहती है। तो इससे अर्थ निकल रहा है कि वो उस एक जगह पे स्थिर है। अब देखिए अगर हम इनटू की बात करें, तो इनटू का मतलब होता है कि गति, यानी कि जब बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही हो, जैसे मैं अगर कहूँ कि वो आ रही मेरे कमरे में आ रही है, जैसे मैंने कहा वो मेरे कमरे में आ रही है, या मेरे कमरे में आई, मैंने ऐसा कहा कि वो मेरे कमरे में आई, तो कमरे में शी कैम इनटू माई रूम। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि वो मेरे कमरे में जब आई तो वो तो बाहर से ही आई होगी, डायरेक्ट तो कमरे में प्रकट तो हो नहीं गई होगी। जब भी आई होगी तो वो बाहर से ही अंदर आई होगी। तो बाहर से अंदर आने के सेंस में या फिर गति के सेंस में आप कह सकते हैं कि इनटू का उपयोग होता है। यानी इनटू का यूज कहाँ होता है, तो बाहर से अंदर, और इनका उपयोग होता है स्थिरता में। तो आपको इनका हिंदी भी मीनिंग याद रखना और साथ ही एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा है इन एट ऑन। इन तीनों का मतलब ही होता है
में या पर, इन तीनों का मतलब होता है में या पर, यानी कि इनका यूज जो होता है में के सेंस में होता है और पर का सेंस में भी होता है। जैसे देखिए इनका मतलब होता है में, ऑन का मतलब पर, इट का मतलब भी इसी तरह से पर। तो अगर आप ऑन को देखेंगे कि ऑन का यूज कहाँ होता है, तो ऑन का जो यूज होता है, ये तीनों है एक ही चीज़, लेकिन इनका जो यूज होता है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सेंस की तरह होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो ऑन का जो यूज होता है ये होता है, आप कह सकते हैं ये जो नेम हो गया, जैसे कि आप मंथ के नेम को ले लें, सॉरी वीक के नेम को अगर आप ले लेंगे, स्केच प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वीक के नेम को आप ले लें तो वीक के नेम में यूज होता है ऑन का यूज होता है, वीक में ऑन का यूज होता है। इसके अलावा आप अगर फेस्टिवल के नेम को ले लें, फेस्टिवल ले लें, तो फेस्टिवल में भी ऑन का यूज होता है। इसके अलावा आप शॉर्ट वेकेशन, शॉर्ट का वेकेशन का मतलब है कि जो छोटी छोटी छुट्टियां होती है, जो छोटी छुट्टियां होती हैं उसमें, जैसे शॉर्ट वेकेशन ले लिया मैंने, तो उसमें यूज होता है ऑन का। और इसके अलावा यदि आप डेट देखें तो डेट में भी ऑन का यूज होता है, डेट में भी ऑन का यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो वीक का मतलब है कि सप्ताह, आप कहते होंगे ऑन मंडे, ऑन संडे, इस तरह का सेंस यूज करते होंगे। तो वीक में ऑन संडे मैंने ले लिया, ऑन मंडे, इस तरह से यूज हो जाएगा वीक के जो भी नेम है, सातों नेम के साथ ऑन का। और उसके बाद देखिए फेस्टिवल, जैसे मैं कहती हूँ ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन दिवाली, इस तरह से जो आपने कहा, तो ये हो गया आपका फेस्टिवल का नेम, यानी कि ऑन फेस्टिवल के साथ यूज हो जाता है। अब देखिए शॉर्ट वेकेशन का मतलब है जैसे संडे की छुट्टी, सैटरडे की छुट्टी, तो ये सब जो छुट्टियां होती हैं, सैटरडे वेकेशन या संडे वेकेशन, तो यही सब होता है ऑन के साथ यूज होता है। ऑन संडे वेकेशन, ऑन, आप इसे लिख सकते हैं ऑन संडे वेकेशन, ऑन संडे वेकेशन, एक सेकेंड, ऑन संडे वेकेशन, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये नहीं कि इन संडे वेकेशन, नहीं, ऑन का यूज होगा। उसके बाद डेट देखिए, डेट में होता है ऑन 26 ऑफ जनवरी, ऑन 25 ऑफ फरवरी, इस तरह से आप ऑन डेट में ऑन 26 जनवरी, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ऑन का यूज यहाँ होता है। अब देखिए अगर इनकी बात करें कि इनका यूज कहाँ होता है, तो देखिए इनका यूज कहाँ होता है, तो आपने यहाँ देखा कि वीक के नाम में ऑन का यूज होता है, तो इनका जो यूज होता है वो मंथ में होता है, मंथ के नेम के साथ। उसके अलावा ईयर के नेम के साथ होता है। उसके अलावा जो बड़े बड़े वेकेशन, यानी कि जिसे मैं लॉन्ग वेकेशन कह दूँ, तो लॉन्ग वेकेशन में यूज होता है ऑन, इनका, लॉन्ग वेकेशन में इनका यूज होता है। जैसे देखिए मंथ, मैंने मंथ का नाम लिया, तो इन जनवरी, आप ऐसा कर सकते हैं, इन जनवरी, इन फरवरी, तो इस तरह से कर सकते हैं। ईयर में कहा तो ईयर कोई भी ईयर ले लीजिए, इन 2002 ले लिया, 2020 ले लिया, तो इस तरह से इसमें यूज होता है। और लॉन्ग वेकेशन की बात करें तो जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, जहाँ भी ये सारी चीज़ें यूज करेंगे तो वहाँ पे हम यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, तो जहाँ भी हम ये सारी चीज़ों का यूज करेंगे तो वहाँ हम इन का यूज करेंगे, यानी कि किसका यूज करेंगे, तो हम इन का यूज करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल नाइट होती है, जैसे कि जो रोज़ बीतती है, तो उसमें भी हम इनका यूज करते हैं, नॉर्मल नाइट में इनका यूज करते हैं। जैसे वो रात में खाना खाती है, वो रात में ये करती है, रात में कुत्ते भौंकते हैं, तो ये सब में इनका यूज करते हैं। लेकिन जो 8 होता है, देखिए इस 8 का कहाँ यूज करते हैं, तो ये जो 8 है, इस 8 का यूज करते हैं पर के अर्थ में, यानी कि टाइम जो फिक्स टाइम है, टाइम के अर्थ में इसका यूज करते हैं। जैसे कि 8 कह लिया मैंने, 8 PM, 8 PM कह लिया मैंने, 7 PM। इसके अलावा मैंने कहा 8 डिनर, तो ये सारे जो सेंस आते हैं, 8 लंच टाइम, तो ये सारे जो सेंस आते हैं जिसमें कि टाइम का अर्थ होता है, एक फिक्स टाइम का अर्थ होता है, जो खास और जो विशेष नाइट होती है, यानी कि खास नाइट जिसे कह सकते हैं, विशेष रात को, तो उसे भी 8 का यूज होता है। जैसे कि आपने किसी दिन पार्टी दी, तो वो पार्टी किसी रात को दी, तो वो विशेष नाइट हो गई आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ ही पार्टी करते हैं, तो नहीं, तो वही चीज़ वहाँ पे 8 का यूज किया जाएगा। उसके बाद देखिए इन और विदिन में क्या अंतर होता है। इन और विदिन के दोनों का मतलब होता है कि अंदर, दोनों का क्या मतलब होता है, कि अंदर या के पास।
तो अब देखिए अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इनका जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है निश्चित सीमा से थोड़ा इधर उधर, यानी कि आप कह सकते हैं फिक्स नहीं होता है, फिक्स नो, निश्चित सीमा से पहले या बाद। मैं लिख देती हूँ, निश्चित सीमा से पहले या बाद, इनका यूज होता है निश्चित सीमा से पहले या बाद। और जो ये विदिन है, ये विदिन का यूज होता है फिक्स, यानी कि निश्चित सीमा के अंदर। विदिन का यूज कहाँ होता है, तो निश्चित सीमा के अंदर, निश्चित टाइम के अंदर, निश्चित फिक्स टाइम जिसे कहते हैं आप के अंदर। जैसे कि आपने किसी को कुछ मनी दी है या किसी और ने आपको कुछ मनी दी है, तो वो कह रहा है कि आई हैव टू, मुझे मेरा जो मनी है वो इतना समय के अंदर चाहिए, एकदम फिक्स कोई मांग रहा है कि मुझे आई हैव टू गिव माई मनी विद इन 1 ईयर। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो यहाँ पे विद इन का यूज होगा, जैसे कि उसने कहा कि आई हैव टू you have to give my money within a year, within a 1 ईयर कह लीजिए आप, within 1 ईयर, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे 1 साल के अंदर तुम मुझे मनी दो, मुझे मेरे जो मनी थे वो 1 साल के अंदर मुझे रिटर्न करो, मुझे 1 साल के अंदर मुझे रिटर्न करो अपना मनी, यानी कि दो। रिटर्न ही लिख देती हूँ, गिव क्यों लिखूँगी। तो यू हैव टू रिटर्न माई मनी विद इन 1 ईयर, ऐसा अगर कहा तो ये कि 1 साल के अंदर मनी दो ही दो। अगर लेकिन यहाँ पे हम कहें कि यू हैव टू रिटर्न माई मनी इन 1 ईयर, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब हो गया कि आप 1 साल में मनी दो, मुझे पहले भी दे सकते हैं और आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो उसका मतलब यही हो गया कि निश्चित समय नहीं है, फिक्स नहीं, और विदिन में फिक्स के अंदर ही आपको देना है। अब देखिए बिटवीन और अमंग आ गया। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है कि बिटवीन का अर्थ होता है किसी दो के बीच में, बिटवीन का क्या अर्थ होता है, किसी दो के बीच में, और अमंग का अर्थ होता है 2 से अधिक। अमंग का अर्थ होता है 2 से अधिक, जैसे बिटवीन 2 के बीच, और अमंग का अर्थ होता है 2 से अधिक के बीच, ये चाहे वो 3 हो जाए, 4 हो जाए, जितना भी हो जाए, तो यहीं पे इसका यूज होता है। जैसे कि मैंने बिटवीन में कहा कि 2 बेटों के बीच संपत्ति को बांटी गई, यानी कि 2 बेटों के बीच संपत्ति को बांटी गई, या फिर राम और श्याम के बीच में वो बैठा है, तो इस तरह जहाँ यूज होगा तो वहाँ बिटवीन का यूज होगा। और अमंग का मतलब हो गया कि 2 से अधिक, जैसे अगर मैं कहूँ कि बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, द बुक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, और चिल्ड्रेन के बीच, यानी कि बहुत सारे बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया बुक को, तो वहाँ हो जाएगा अमंग का यूज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर और बिहाइंड इन दोनों का मतलब होता है के पीछे, के पीछे, जैसे इसका मतलब के बीच में हिंदी लिख देती हूँ। तो आफ्टर और बिहाइंड इन दोनों का मतलब होता है के पीछे, लेकिन इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में क्या अंतर है कि आफ्टर का मतलब है जब किसी के पीछे भाग रहे हो, जब किसी के पीछे भाग रहे हो, तब वहाँ क्या यूज होता है, वहाँ यूज होता है आफ्टर का। और बिहाइंड का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन, जब किसी के पीछे कोई लोकेशन का अर्थ बता रहा हो तो वहाँ पे बिहाइंड का यूज होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि द कैट इज रनिंग आफ्टर अ रैट, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो इसका मतलब होता है कि जो कैट है वो किसके पीछे भाग रही है, तो वो रैट के पीछे भाग रही है, यानी चूहे के पीछे भाग रही है कैट। तो इसका मतलब यहाँ आफ्टर के यूज होगा कि द कैट इज़ रनिंग आफ्टर ए रैट। लेकिन यही मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी,
यानी कि वो मेरे पीछे खड़ी है। अगर मैं वो ऐसा लिखूं कि वो मेरे पीछे खड़ी है, तो इसका साफ साफ मतलब हो गया कि जहाँ लोकेशन का यूज हो रहा है, जहाँ निश्चित लोकेशन है, तो वहाँ पे हम लोग बिहाइंड का यूज कर रहे हैं, और जहाँ की किसी के पीछे भागना हो तो वहाँ पे हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन दोनों का मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन दोनों का मतलब होता है के सामने। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पे भी इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने लोकेशन के अर्थ में, यानी कि जब हम लोकेशन बताते हैं किसी चीज़ की तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है। लेकिन जब अगर हम बताएं बिफोर यानी कि, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, तो यहाँ लोकेशन का यूज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे यूज होगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है इस तरह से, के सामने, यानी कि मेरे सामने ये है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति के अर्थ में इसका यूज होता है, किसी भी व्यक्ति, पीपल, पर्सन, ऐसा आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये लोकेशन कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ऐसा मैंने लिखा। देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। यहाँ मैं लोकेशन बता रही हूँ कि मेरे घर के सामने मंदिर है। लेकिन बिफोर का मतलब है, अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, अगर मैंने ऐसा लिखा ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, तो इसका मतलब हो गया कि वो मेरे सामने खड़ा है, यानी वो कोई व्यक्ति है जो मेरे सामने खड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग बिफोर का यूज करेंगे के सामने के अर्थ में। अब देखिए आता है अबव, ओवर, ऑन, अपन, अप, और इन सब का मतलब होता है के ऊपर, इन सब का मतलब होता है के ऊपर। लेकिन इनका जो अर्थ होता है, यूज जो होता है, अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अबव का मतलब अगर के ऊपर मैं लिखूं तो ये किसके अर्थ में होगा, तो ये मात्रा के अर्थ में होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, मात्रा के अर्थ में अबव का यूज होगा, मात्रा के अर्थ में अबव का यूज होगा। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि वो 1000 से ज़्यादा कमाता है, यानी कि 1000 के ऊपर कमाता है, इसका मतलब तो यही होगा ना कि वो 1000 के ऊपर कमाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, स्पेस भी कम हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखूँ कि ही अर्न्स अबव 1000, तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि वो 1000 से ज़्यादा कमाता है, यानी कि हाँ मात्रा का यूज हो रहा कि इतना मात्रा है उसकी, यानी 1000 से वो अधिक कमाता है। अब देखिए इस ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, चूँकि सबका मतलब ऊपर होता है। लेकिन यहाँ होता है कि हमारे कुछ ऊपर है लेकिन सटा हुआ नहीं, यहाँ पे इसका जो सेंस निकलेगा ये होगा सटा हुआ नहीं, सटा हुआ नहीं। जैसे कि मैं कहूँ कि उसके सिर के ऊपर छाता है, ठीक। अगर मैं ऐसा लिखूँ एग्जाम्पल के तौर पे, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, अगर मैंने ऐसा लिखा देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, तो इसका मतलब है कि वो छाता जो है उसके सिर के ऊपर है, छाता सिर के ऊपर है। लेकिन क्या आपको पता है कि अम्ब्रेला सिर के ऊपर जब रहता है तो वो सटा हुआ होता है, सिर में नहीं सटा होता है। सिर के ऊपर जब भी रहेगा तो इतनी दूरी पे होगा, वो सटा हुआ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, यानी कि सटा हुआ नहीं के अर्थ में हम ओवर का यूज करते हैं। अब देखिए ऑन जो आ गया, तो ऑन का यूज कैसे करते हैं, तो जो सटा हुआ हो, ऑन का यूज होता है सटा हुआ के अर्थ में, यानी कि जब सटा हुआ वो चीज़ है तो वहाँ होता है ऑन का यूज। जैसे कि मैं कहूँ कि टेबल पे किताब रखी है, मैंने ऐसा कहा कि टेबल पे बुक रखी है, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूँ देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो बुक टेबल के ऊपर रखी है तो वो टेबल में तो सटी हुई है, ऐसा तो नहीं ऊपर उड़ रही है, नहीं, वो टेबल पे सटी हुई है। तो जब भी ऐसा कहेंगे तो वहाँ ऑन का यूज होगा, बुक टेबल पे रखी है। अब देखिए अपन का मतलब भी ऊपर होता है, अप का मतलब भी ऊपर होता है। तो इस जो अपन का मतलब ऊपर होता है, इसका अर्थ अगर देखें तो ऊपर से नीचे कोई चीज़, मतलब कि गति के रूप में, गति के अर्थ में हम उसका यूज कर सकते हैं, गति के अर्थ में अपन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बिल्ली टेबल पे छलांग लगाई, यानी कि बिल्ली टेबल पे कूदी, तो यहाँ पे हम अपन का यूज करेंगे। द कैट, अगर मैं कह दूँ कि द कैट जम्प्स ऑन अपन द टेबल, अगर मैं ऐसा लिखूँ, देखिए
कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ। अपॉन द टेबल। मैंने अगर ऐसा लिखा कि द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल, तो इसका मतलब है कि बिल्ली कहीं पे बैठी हुई थी, कोई भी छत पे हो गया कहीं पे भी, और वो टेबल पे अचानक से कूद गई, टेबल पे कूद गई। तो यहाँ हम किस चीज़ का यूज किए, तो यहाँ हम अपन का यूज किए। अब देखिए अप का यूज भी के ऊपर के अर्थ में करते हैं, लेकिन जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर चढ़ती हो, नीचे से कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है। अब जैसे कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, मैंने कहा कि वह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, यानी कि ही क्लिम्स ऑन माउंट एवरेस्ट। तो ऐसा मैंने कहा ही क्लिम्स अप माउंट एवरेस्ट, तो इसका मतलब है कि वो नीचे से ऊपर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम अप का उपयोग करेंगे, अप का यूज करेंगे। अब देखिए फिर आता है बिलो, डाउन, अंडर, बीनीथ। तो इसका मतलब होता है के नीचे, इन सब का मतलब होता है के नीचे। बिलो का मतलब भी, डाउन का मतलब भी, अंडर का मतलब भी, बीनीथ का मतलब भी। तो बिलो का अर्थ जहाँ पर आप अबव का मतलब मात्रा दिखाने में कर रहे थे ऊपर में, बिलो का अर्थ भी वैसे ही होगा मात्रा दिखाने में, नीचे के अर्थ में। जैसे मैंने अगर कहा कि वो 18 साल से कम का है, 18 साल से कम का है, तो ही बिलो 18। अगर मैंने ऐसा लिखा ही बिलो 18, यानी कि वो 18 साल से कम का है, तो यहाँ मात्रा दर्शा रहे हैं कि उसकी जो उम्र है वो 18 से कम की है। तो यहाँ पर हमने बिलो का यूज किया। अब डाउन का यूज भी हम वैसे ही करेंगे कि ऊपर से नीचे जब कोई चीज़ें आ रही हैं, जब कोई चीज़ डाउन हो रही है, तो नॉर्मल सी चीज़ें हम ऐसे भी यूज करते हैं। तो डाउन, शेयर मार्केट डाउन होता है। तो इसी तरह से जब नीचे ऊपर से नीचे के अर्थ में हो, तो यहाँ पर हम डाउन का उपयोग करेंगे, डाउन का यूज करेंगे। अब देखिए अंडर का मतलब के नीचे होता है, अंडर का मतलब भी के नीचे होता है, लेकिन सटा हुआ नहीं, सटा नहीं होना चाहिए, सटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि वो ट्री के नीचे बैठा है, अगर मैं ऐसा कहूँ, या फिर मैंने कहा कि वो कहाँ खड़ा है, तो वो छत के नीचे खड़ा है, अगर मैंने ऐसा कह दिया, तो इसका मतलब है कि वो सटा हुआ नहीं है, वो सटा हुआ नहीं है। ही स्टैंड्स अंडर द रूफ, मैंने ऐसा लिखा, तो इसका मतलब है कि वो छत के नीचे तो खड़ा है, लेकिन क्या छत उसके सिर से सटी है, नहीं सटी है। तो इसका मतलब हो गया कि वो छत के नीचे खड़ा है, लेकिन सटा हुआ नहीं है। और बीनीथ का मतलब होता है कि सटा हुआ, इसका अर्थ होता है नीचे लेकिन सटा हुआ, यानी कि जब चीज़ें सटी हुई है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि वो टेबल के अंदर खड़ा है, अगर मैं कहूँ कि वो टेबल के अंदर खड़ा है या बैठा है, तो यहाँ साफ साफ मतलब है कि जब वो टेबल के अंदर घुस के बैठा है, तो उसका सिर टेबल में तो सट ही रहा हो, क्योंकि टेबल की जो ऊंचाई होती है ज़्यादा नहीं, इतनी से इतनी होती है, और जब आदमी उसके नीचे बैठेगा तो उससे सट जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीनीथ यानी सटा हुआ। तो यहाँ पर आपने इन सब का यूज़ देखा। अब हम और भी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा, उसके बाद ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन भी हमें पढ़ना है। अब देखिए कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को। इस फिक्स प्रीपोजिशन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब हो गया कि वैसा प्रीपोजिशन जिसमें कि सेंटेंस के अर्थ के आधार पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, कि वो कौन सा सेंटेंस है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए, ये नहीं लगेगा, बल्कि ये फिक्स है कि जब भी ये वर्ड आएगा तो इसके साथ यही प्रीपोजिशन आना ही आना है, चाहे सेंस कुछ और क्यों ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे एग्री टू और एग्री ऑन, और ये सब ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इतना जो बताया उन सब के साथ साथ इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्री के साथ हमेशा टू लगता है, ऑन लगता है और एक विद लगता है, एग्री, ये तीनों। और इन तीनों का यूज अलग अलग सेंस में होता है, लेकिन एग्री के साथ आप हमेशा याद रखेंगे कि एग्री टू, एग्री ऑन, एग्री विद, इनका यूज होता है। यानी कि उनका मतलब होता है सहमत होना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना। अब देखिए बिलोंग टू का मतलब हो गया कि जब भी बिलोंग आएगा तो बिलोंग के साथ हमेशा टू लगेगा, ना ऑफ, ना फॉर, ना इन, कुछ भी नहीं, हमेशा बिलोंग के साथ टू। और इसका मतलब होता है संबंध रखना, यानी कि संबंधित होना। जैसे कि अगर कोई एड्रेस पूछता है तो कोई कहते हैं कि आई बिलोंग टू, यहाँ से कहीं से भी कहते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू बिहार। तो इस तरह से जो कहते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो वहाँ से संबंधित है, वो वहाँ से रिलेटेड है, तो इसके साथ हमेशा टू आएगा। उसके बाद देखिए लिसन टू का मतलब ये हुआ कि सुनना, जिसे आप कहते हैं, जैसे कि
कहा जाता है कि वह रेडियो सुन रहा है, वह रेडियो सुन रहा है, लेकिन वहाँ पे ये अर्थ नहीं आता है कि रेडियो, उसका तो मतलब हो गया कि रेडियो को सुन रहा है, यानी रेडियो से जो ध्वनि आ रही है उसको सुन रहा है, तो यहाँ को का अर्थ आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा टू का यूज होता है, हमेशा टू का यूज होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, लिसन टू फिक्स प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए रिप्लाई टू भी फिक्स प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है कि जवाब देना, यानी कि उत्तर देना, किसी चीज़ का प्रत्युत्तर या उत्तर देना आप कह सकते हैं इसे। तो इसके साथ हमेशा टू का यूज होगा। फिर देखिए टॉक टू, ही टॉक्स टू हर। तो इस तरह से जब भी टॉक का यूज करते हैं तो टॉक के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, टॉक के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। तो ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए प्रिपेयर फॉर भी फिक्स प्रीपोजिशन है। जैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा प्रिपेयर के साथ फॉर का यूज आएगा, यानी इसका मतलब होता है तैयार करना, खुद को तैयार करना उसके लिए। तो जब भी इसका यूज होगा तो हमेशा प्रिपेयर के साथ फॉर आएगा। उसके बाद देखिए सर्च फॉर, यानी कि जब आप किसी को खोजते हैं, यानी कुछ भी खोजते हैं आप ही, कोई भी खोजते हैं, तो उसका मतलब हो गया खोजना। तो इसके साथ हमेशा सर्च के साथ फॉर फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। फिर देखिए सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है से पीड़ित, सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है से पीड़ित। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो बुखार से पीड़ित है, यानी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, आप कहते हैं ना ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज आएगा, आपको ये फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना। उसके बाद देखिए ब्लेम ऑन, ब्लेम के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी को ब्लेम करना, आप कह सकते हैं किसी पे दोष लगाना, तो आप दोष के अर्थ में। तो जब भी यहाँ पे ब्लेम आएगा तो ब्लेम के साथ ऑन फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। उसके बाद देखिए आस्क अबाउट, जब किसी चीज़ के बारे में आप पूछते हैं कुछ तो उसका मतलब होता है आस्क अबाउट जब कुछ भी पूछते हैं तो आस्क अबाउट पूछने के अर्थ में, तो आस्क के साथ हमेशा क्या आएगा फिक्स प्रीपोजिशन अबाउट आएगा। फिर नो अबाउट, देखिए नो अबाउट, जानते हैं जब किसी चीज़ के बारे में कोई कैसे पूछता है यू नो अबाउट दिस थिंग्स, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप नो अबाउट, यानी कि इसके साथ नो अबाउट का उपयोग होता है, हमेशा नो अबाउट का यूज होता है अबाउट प्रीपोजिशन का। फिर देखिए थिंक अबाउट मतलब सोचना, इसमें भी हमेशा अबाउट का यूज होता है, यानी कि जो फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा रहता है, अबाउट प्रीपोजिशन रहता है फिक्स। उसके बाद देखिए कवर विथ, यानी कि किसी चीज़ से ढका होना, जैसे आप कहते हैं ना कि वो उस चीज़ से कवर है, आप किसी ट्रंक को या गोदरेज को या पलंग को कुछ भी ले लीजिए, उसे उसके कवर से ढक दीजिए, तो उसका मतलब हो गया कवर से ढक देना। तो कवर विथ हमेशा प्रीपोजिशन कवर के साथ विद का यूज होगा। उसके बाद देखिए अवेयर ऑफ का भी यूज होगा, तो अवेयर के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो ऑफ का, अवेयर सावधान होना, अवेयरनेस, तो ऑफ का हमेशा यूज होगा, हमेशा किसका यूज होगा, फिक्स प्रीपोजिशन सावधान का। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की लिस्ट थी। आप फिक्स प्रीपोजिशन, आप इस प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन को एक डब्बे टाइप से बना के उसमें आप लिख ले, ये आपको बहुत काम देगा। इसके अलावा प्रीपोजिशन का आज पार्ट फर्स्ट हुआ, कल सेकेंड पार्ट होगा जिसमें कि मैं सारा प्रीपोजिशन और जो भी बचा है वो बता दूंगी। इसके अलावा जो ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि कहाँ कहाँ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इससे भी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगी। तो आज इतना ही पढ़िए, तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।